Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all will be doing well and good. So जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे दूं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको पता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और अब जो है हमारा सेकंड बैच जो है इनरोल हो चुका हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं स्टिल, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इस नंबर के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आप उनको एनरोल कर दिया जाएगा। एंड बाकी जो भी आप लोगों की फ़ीस और जो भी बात होगी वो आप लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी डेली बेसिस पे, वीक में टू डेज़ की ऑफ और साथ में मतलब 5 डेज़ आपको जो है आपको पढ़ना होगा और आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी जो आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी विद एक्सरसाइज, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा, आप लोगों की क्यूरीज डाउट सब कुछ क्लियर किया जाएगा। एंड सबसे मज़े की जो इस क्लासेस की बात है वो है कि ये 1v1 क्लासेस होंगी, मतलब वन स्टूडेंट के साथ एक टीचर ही को इंगेज किया जाएगा ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, एज आई टोल्ड यू बिफोर, क्योंकि आपको पता है जब पूरी क्लास होती है तो उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसीलिए जब 1v1 क्लास होगी तो आप डायरेक्ट टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, तो दैट्स द ऑसम थिंग। और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप डायरेक्ट टीचर से लिंक कर सको, डायरेक्ट आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप किसी हेजिटेशन के बगैर आप पूछ लेते होते हो। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी भी आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्टिल आपके पास टाइम है। ओके, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है ग्रेड 11 की कंप्यूटर साइंस का, जो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हुए हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम SDLC से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ठीक है, SDLC क्या है? बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि एक ऐसा लाइफ साइकिल, ऐसा साइकिल जो कि हेल्प करता है हमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सॉफ्टवेयर लिया, उसको डेवलप करवाना है, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, उस चीज़ के लिए जब आपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो उसमें ये यूज़ होता है, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये उस पर्पस के लिए इसके सारे स्टेप्स को हम लोग अपने यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स दीज आर दी मॉडल्स और मेथडोलॉजीज। ठीक है, मॉडल्स होते हैं या मेथडोलॉजीज होती हैं दैट एक्सपर्ट्स यूज टू डेवलप दिस सिस्टम। कोई भी सिस्टम किसी एक्सपर्ट ने जब डेवलप करना होता है तो वो इन मेथड्स का, इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। हम पहले मेथड्स पढ़ेंगे, उनके फेसेस पढ़ेंगे और फिर हम मॉडल्स पे भी जाएंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सारे मेथडोलॉजीज पढ़ेंगे, जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं एक्सपर्ट, जो भी लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का SDLC के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नॉर्मल हो गया, आप कॉमन हो गया। तो आजकल जो है बहुत इसकी डिमांड है, डिमांडिंग पे है। AI के साथ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आजकल जो है इंगेज कर दिया गया है, क्योंकि दोनों फील्ड्स जब मिल के काम करती हैं तो वो फिर जो है रोबोटिक्स में चले जाते हैं लोग, तो मतलब डिफरेंट फील्ड्स आगे निकलती रहती हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर की फील्ड कोई एक नहीं होती है, इसमें और निकलती रहती है, तो उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी जो है सब टॉपिक्स होते हैं जो निकलते रहते हैं। और इसी तरीके से जब आपको न्यू न्यू कोर्सेज मिलते हैं, न्यू न्यू कोर्सेज जब लॉन्च होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको मोर जो है डिटेल्स मिलती रहती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिससे हम न्यू न्यू इन्वेंशंस कर सकते हैं। सिमिलरली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई न्यू चीज़ इन्वेंट कर सकें। अब उसको इन्वेंट करने में कौन कौन से फेसेस हम लोगों को करने होते हैं, अपने माइंड में रखने होते हैं, कौन सा लाइफ साइकिल है जिसको हम अपने माइंड में रखें, तो उसके मुताबिक, उसके ज़रिए हम लोग अपनी पूरी डेवलपमेंट, अपने किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है मतलब सॉफ्टवेयर को मतलब ऐसा इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या है? आपकी एप्लीकेशंस, आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी जो वेबसाइट्स हैं, आपकी गेम्स हैं, आपके जो भी एप्स हैं आप मोबाइल में यूज करते हो, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स हो गए, आपकी कोई अर्निंग एप्स हैं,
सिमिलरली आपके वॉलेट्स जो होते हैं जिनसे आप अर्निंग करते हो, विड्रॉ करवाते हो, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो जिनसे, तो ये सारी चीज़ें, सारे प्लेटफॉर्म, सारी एप्लीकेशन, सारी वेबसाइट्स, जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं वो है अमेजोन हो गया, आपका शॉपिंग ऐप के तौर पे यूज़ होता है, सेलिंग के लिए भी उसी को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आप वेबसाइट्स खुद बनाते होते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी काम करते हो और इसी तरह सेलिंग वगैरह करते हो। तो शॉपिफाई खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है और सिमिलरली आप भी उसी तरह से उन चीज़ों को यूज़ करके उन चीज़ों से मज़ीद और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द SDLC कॉन्सेप्ट reinforces many kinds of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक, यानी बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स को रेनफोर्स किया जाता है, मतलब कि उनको बनाया जाता है, उनको मार्केट में लाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स को इसके अंदर लेकर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, इस टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। दीज टेक्निक्स प्रोसेस द फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द क्रिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट को बनाने में उसकी प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सारा काम जो होता है वो टेक्निक बेस्ड होता है, यानी उसमें कोई टेक्निक्स यूज हुई भी होती हैं। अब वो टेक्निक्स क्या होती हैं हम वो पढ़ेंगे। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, उसमें प्लान किया जाता है, राइटिंग लिखा जाता है, मॉडिफाई चेंजेस की जाती है, मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। Developers use the methodology as they design and write modern software for computers, cloud deployment, mobile phones, video games, etc. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने डेवलप करनी होती है वो क्या करते हैं, एज ए डिज़ाइन उन्हें डिज़ाइन करना होता है, राइट करना होता है मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए, तो वो इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मोबाइल फोन्स के लिए बनाते हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट उसमें एंगेज करते हैं, वीडियो गेम्स बनाते हैं और डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक प्रॉपर इनके लिए लाइफ साइकिल का यूज़ किया जाता है, प्रॉपर मेथडोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं। इन आईटी द टर्म लाइफ साइकिल वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1950s टू डिस्क्राइब द स्टेजेस involved in developing a new computer system. 1950s में लाइफ साइकिल की टर्म को यूज किया गया था, इस वर्ड को यूज किया गया था, किस लिए, स्टेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो इन्वॉल्व करती थी इन डेवलपिंग अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक नए कंप्यूटर सिस्टम को जब डेवलप करना होता था तो हम लाइफ साइकिल का वर्ड यूज किया करते थे। बट इट इज नाउ कॉमनली यूज टू रेफर ऑल द स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन अब ये वर्ड, ये लाइफ साइकिल हर स्टेज की प्रोडक्शन में यूज होता है। कोई भी स्टेज है उसमें प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर की तो हम इसको यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफरेंट फेसेस ऑफ SDLC की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आ जाते हैं जी इसके सारे फेसेस। नंबर 1 पे डिफाइनिंग, यानी जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि आगे सारा आपका प्रोडक्ट बेस्ड एग्जांपल्स हैं। अब एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक न्यू मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है। अब जब हमने उस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करना है, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसको डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। हम उसको आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रीफली समझा रही हूँ। फिर आ जाती है उसकी प्लानिंग, ठीक है, उस पर प्लान किया जाता है कि क्या क्या उसके लिए रिक्वायर होगा, कैसे कैसे उसको किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें मोबाइल फ़ोन में ऐड की जाएंगी। फिर फिजिबल स्टडी उसकी की जाती है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या, मतलब वही चीज़ आ जाती है, क्या क्या रिक्वायर है, किस किस तरीके से उसको अरेंज किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज रखा जाएगा, अपडेट किस तरीके से किए जाएंगी चीज़ें, किसके अंडर वो मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंडल होगा, स्टाफ वगैरह कैसे मैनेज होंगे, ये सारी चीज़ें एनालिसिस किया जाता है कि वेदर वो हमारे यूज़ में होगा या नहीं होगा, उसके फीचर्स कौन कौन से उसमें डाले जाएंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग उसमें आ जाती है, डिज़ाइनिंग आ जाती है, डेवलपमेंट, कोडिंग जो भी उसमें होती है। आपको जाहिर सी बात है जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो उसमें, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना रहे हो उसमें जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में कोडिंग ज़रूर होती है, तो कोडिंग वगैरह कैसे करनी है, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या है, ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की फेजेस हैं, फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक हो गया। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स
मूव टुवर्ड। तो द फॉलोइंग आर द फेसेस, अब ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, वही फेसेस हैं। नंबर 1, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेस। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम प्रॉब्लम फेस को। In this phase, the problem to be solved or system to be developed is clearly defined. ठीक है, इसको clearly define कर दिया गया है, कर दिया जाता है बेसिकली, कि मतलब कि प्रॉब्लम क्या है और कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व होना है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। All the requirements are documented and approved from the customer or the company, which consist of all the product requirements to be designed and developed during the development life cycle. Okay. अब क्या होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लॉन्च करने लगे, अगेन वही बात करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब भी एक चीज़ लॉन्च करने लगे हैं उसमें एक प्रॉब्लम तो आएंगी। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई इशू आ गया या इस तरह। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट ही एक प्रॉब्लम बन गई है, कि हम उसकी प्रॉब्लम डिफाइन करें, यानी उसको डिफाइन करें, प्रोडक्ट को डिफाइन करें। प्रोडक्ट की प्रॉब्लम क्या है कि उसको हम डिफाइन करें, वो है क्या, उसके लिए रिक्वायर क्या है, उसको हमने कहाँ कहाँ से अप्रूव करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फेस में आ जाती हैं। यानी ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम दी, डॉक्यूमेंट किया जाता है, ठीक है, उनको नोट डाउन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, सारी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया गया, अप्रूवल के लिए भेज दिया गया, या तो कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर अप्रूव करेगा या तो कंपनी अप्रूव करेगी, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स डाल देंगे प्रोडक्ट की, ठीक है, टू बी डिजाइन, ठीक है, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल ले लिया स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट का एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है। अब उस बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन इस तरीके से करना है कि इसको बनाने के लिए व्हाट इज नीडेड टू बी डेवलप, ठीक है, क्या चीज़ नीड है, किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहाँ पे फुलफिल करनी है इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। डेट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन टेकिंग टू दी स्टूडेंट्स रिजल्ट, यानी कि एग्जामिनेशन, एग्जाम से लेके रिजल्ट तक बीच में जितनी भी चीज़ें, जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी उनका पेपर होना, उनकी पेपर की कलेक्शन, एग्जाम किस तरीके से होना है, कहाँ पे होना है, एग्जामिनेशन हॉल कौन सा होगा, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर आती होती हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी आपने प्रॉब्लम डिफाइन की, आपने अप्रूवल के लिए आगे किसी कंपनी को या अपने कस्टमर को भेज दिया। आगे आ जाता है प्लानिंग फेज। अब इसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज द प्रोजेक्ट्स गोल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग फेज में हम लोग आते हैं, प्लानिंग फेज में, तो सबसे पहले देखा जाता है हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने मोबाइल फोन लॉन्च किया, हमारे मोबाइल फोन का लॉन्च मतलब गोल क्या है, ठीक है, क्या एम है, क्यों हमने मोबाइल फोन लॉन्च किया, क्या हमारा मतलब जो मोबाइल फोन है वो सोर्स ऑफ इनकम बने, यानी क्या हम उससे पैसे कमाना चाहते हैं, या हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज हैं, हम क्या कैपेसिटी रखते हैं कुछ डेवलप करने की कि नहीं, या हमारी क्या एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी देखने के लिए, या हम लोगों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, उसको यूज़ में लाएं, उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं। यानी हमारे जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, क्यों हमने बनाया, तो सबसे पहली चीज ये आती है, ठीक है। यानी why are you planning to do this thing, why are you planning to create or invent or launch your own product, क्यों आप अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर रहे हो। यहाँ तक आ जाती हैं। आगे चलता है द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर असेस्ड, और इसमें भी यही होता है कि रिक्वायरमेंट नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उन चीज़ों को लेके आया जाता है। सबसे पहले गोल देखा जाएगा कि वाई वी आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, हमारा मेन गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको देखा जाता है। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमें मेन कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होंगी उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। क्या हमें किसी कंपनी में जाना पड़ेगा उसको लॉन्च करने के लिए, उसके अंदर डाटा फीड करने के लिए, उसके न्यू फीचर क्रिएट करने के लिए, यानी जो भी न्यू फीचर हम लोगों ने उसके अंदर इन्वेंट करवाने हैं, डलवाने हैं, ठीक है, यानी ऐसे फीचर जो यूनिक हो, ठीक है, या मतलब अपनी मर्जी होती है ना, आपने यूनिक रखनी है चीज़ या वैसी की वैसी रखनी है जैसे ऑलरेडी एंड्रॉयड मोबाइल या फिर एप्पल के फोन्स में आ रहा है,
उस तरह के फीचर्स रखने हैं या कोई न्यू फीचर ऐड करवाना है। अगर हमने न्यू फीचर ऐड करवाना है तो हमें किसके पास जाना चाहिए, कौन सी कंपनी को हम लोगों ने टारगेट करना है, या कौन सी ऑडियंस हमने टारगेट करनी है, किस ऑडियंस को टारगेट करते हुए हम मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं। क्या ये गेमिंग पे बनेगा मोबाइल फ़ोन, सिर्फ गेमिंग के लिए है, या हम कोई और काम भी कर सकते हैं, या ये मल्टीटास्किंग है या हाइब्रिड है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए हमने रिक्वायरमेंट्स लेकर आनी होती है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं थोरोली। A thorough evaluation of resources, including personal and cost, is conducted, accompanied by the conceptualization of new product. यहाँ तक बहुत मेन बात है। क्या बात है? फॉर एग्जाम्पल आपने मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, अ थॉरो इवेल्युएशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है थॉरोली। थॉरोली का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़ा बहुत देखा जाता है। अपने रिसोर्सेज को चेक किया जाता है कि हमारे पास क्या है, हमारी कॉस्ट क्या है, यानी हमारा बजट क्या है, क्या हमारे बजट पे वो फुलफिल होता है, या हमारा स्टाफ जो है, जो भी हमारे पास लोग हैं, स्टाफ है, क्या वो स्टाफ इस काबिल है कि वो ये काम कर सके, क्या हमारा स्टाफ ऐसा है कि वो इस चीज़ को डेवलप कर सके या इन चीज़ों को प्रमोट कर सके या इस चीज़ की मार्केटिंग कर सके, जो भी चीज़ करवानी है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाए। कि कोई भी चीज़ हो सकती है ना, मोबाइल फ़ोन की तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दी, कोई भी चीज़, कोई और चीज़ पे हम आते हैं, जिससे कि हम लोगों ने मोबाइल केसेस की बात कर लेते हैं। मोबाइल केसेस को हम लोगों ने सेल आउट करना है। अब उसके करने के लिए क्या हम लोगों ने सबसे पहले केसेस को बनाना है। अब उसकी प्लानिंग की जाएगी कि हमें उस केस को बनाने के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर होगा, हमारा गोल क्या है उसको बनाने के लिए, हमारे पास क्या ऐसा स्टाफ है जो उस चीज़ को बना सके, क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, हमारा बजट इतना है कि हम ऐसी मशीन्स लेके आ सकें और हम मोबाइल डिफरेंट मोबाइल केसेस की शेप दे सकें। यानी हम एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन्स के लिए डिफरेंट केसेस बनाएं, एप्पल के मोबाइल फ़ोन के लिए डिफरेंट केसेस बनाएं, उनकी जो मतलब ऊपर डिज़ाइनिंग है वो डिफरेंट वे में करें। क्या हमारे पास ये चीज़ें हैं? तो ये सारी क्या होती है, ये सारी हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में ला रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इट इज अकॉम्पनीड बाय द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी आप न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि वो क्यों मार्केट में लाया जा रहा है, और उसका कॉन्सेप्ट देखा जाता है क्या वो इस मतलब वो हमारा देखा जाता है ना, उस प्रोडक्ट को देखा जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट इस काबिल है कि मतलब उसको हम मार्केट में लाएं, क्या उस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास स्टाफ है, क्या उस प्रोडक्ट के लिए बजट है हमारे पास इतना कि हम उसको लेके आए मार्केट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। द गैदर इन्फॉर्मेशन अंडर गोज एनालिसिस टू एक्सप्लोर पोटेंशियल अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है उस चीज़ को गैदर किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन में से हम देखेंगे क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन हमें मिला कि हमारे केसेस जो है, मोबाइल केसेस, मोबाइल के जो कवर हैं वो हमारे बन रहे थे इस मार्केट में 2000 का एक, 2000 रुपीज का एक हमारे पास केस बन रहा है। दूसरी साइड पे जाते हैं, हमें कोई और मार्केट मिली, वो कहते हैं कि हमारे पास तो 10,000 का बन रहा है, यानी हम लोग 10,000 में एक केस बना देंगे आपको, ठीक है। अगर आप मतलब मल्टीपल बनवाना चाहते हैं तो हमारा जो है आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो हम देखेंगे ना, मतलब उसमें से अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, हम लोग अल्टरनेटिव पोटेंशियल सोल्यूशन देखेंगे, यानी हम देखेंगे उसमें से हमें कौन सा जो है अच्छा पड़ रहा है, हमारा बजट फ्रेंडली कौन है। अब हम देखेंगे ये थोड़ा बजट कम में कर रहा है और डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो ठीक है हम इनके पास जाते हैं। जब हम उस कंपनी के पास जाएंगे, हम उनसे करवाएंगे अपना काम, और अगर वो अच्छा भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ जो है ना कॉस्ट फ्रेंडली चीज़ नहीं होती, क्वालिटी का भी होता है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी में करके दे रहे हैं तो हम इनसे और भी बनवाएंगे। तो इस तरह से अल्टरनेटिव सोल्यूशन, अल्टरनेटिव मार्केट्स हम लोगों ने निकाल के रख दी कि हाँ हमारे पास अगर ये नहीं तो ये, अगर ये उस दिन बंद है, हमने एक दिन प्लान किया, हमने इस दिन जाना है और केसेस का ऑर्डर देना है, ठीक है। अब हमने देखा कि मतलब उस दिन जो है एक शॉप बंद थी, अब दूसरी शॉप खुली थी, हमने कहा आज ही करवाना है वरना हमारे पास टाइम नहीं है, हमने आज ही करवाना है। अल्टरनेटिव सोल्यूशन रखा हुआ है ना एक हमने। अब उस अल्टरनेटिव सोल्यूशन के पास हम जाएंगे, यानी उस मार्केट, अल्टरनेटिव मार्केट के पास जाएंगे और हम उनको ऑर्डर दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को प्लानिंग में अल्टरनेटिव सोल्यूशन रखने होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इफ नो फिजिबल अल्टरनेटिव्स आर फाउंड, अगर हम देखें कि कोई फिजिबल, कोई मतलब कोई काम का नहीं अल्टरनेटिव मिल रहा, द डाटा इज ऑर्गेनाइज इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान, तो फिर क्या किया जाता है, जो भी डाटा होता है ना उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान में, यानी
जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग करनी होती है हम लोगों ने, उसको हम एक प्रॉपर मतलब उसकी सारी जो भी डिटेल्स हमारे पास अभी हैं, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमारे पास मतलब एक ही मार्केट है जो 2000 का एक कवर बना के दे रही है, अब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मार्केट नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास एक ही है, हम क्या करेंगे, जितना हमें डाटा मिल गया, जो जो हमने करवाने हैं काम, उन सबको हम एक पेपर पे लिख लेंगे, या जैसे भी हम लोगों ने प्लानिंग करनी है हम एक साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, या कंप्यूटर पे लिखना है कंप्यूटर पे लिख लेंगे, वो आपकी मर्जी होती है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली, प्लान बनाया, अब उस पूरे प्लानिंग को उनकी मार्केट का नाम दे दिया, इस मार्केट में हमें 2000 का कवर मिल रहा है, हमें इतने इतने का मिल रहा है, हमें कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं मिला। ये सारा प्लान आपने बनाया और इसको सेंड कर दिया अपने मैनेजर्स को, या जो भी मैनेजमेंट वाले हैं आपके कंपनी में, या फिर कोई और मैनेजमेंट है, तो उनको भेज दिया कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, या जो भी मैनेजर है जो भी इस चीज़ को मैनेज कर रहा है उसके पास भेज दिया कि ये हमारे पास चीज़ें हैं, ये हमने प्लान बनाया, अब आप हमें बताएं हमने क्या करना है। अब वो आपको अप्रूव करके बताएंगे कि आपने इस प्लान के साथ आगे चलना है या नहीं चलना, वो अपना डिसीजन आपके पास लेकर आएंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको प्लानिंग फेज क्लियर हो गया होगा, आपको थोड़ा बिजनेस में भी ले गई हो ताकि आपको बिजनेस की भी चीजें थोड़ी बहुत समझ आए, ठीक है। तो कंप्यूटर को बिजनेसेस में भी ऑफ कोर्स यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं बिजनेस की तरफ आपको थोड़ा सा ले गई हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी। In the students examination system development project planning will be made to set the ultimate goals and an estimate of resources such as personal and cost is prepared। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगेन वही इसने एक एग्जाम्पल ली हुई है कि एग्जामिनेशन सिस्टम की प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने की, तो वो मेड होगी टू सेट द अल्टीमेट गोल्स, ठीक है, यानी सबसे पहले उसके हम गोल्स बनाएंगे, हम क्यों कर रहे हैं, एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका एस्टिमेट लगाया जाएगा, हिसाब लगाया जाएगा बेसिकली। तो हिसाब लगाएंगे हम, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमें क्या रिक्वायर है, सच एज पर्सनल एंड कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट होता है कि पर्सनल आप कह सकते हो स्टाफ को, ठीक है, जो स्टाफ है, कॉस्ट मतलब के बजट, तो स्टाफ और बजट है उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो ये उसने उसकी एग्जांपल दे दी, तो उसके मुताबिक हम लोग देखेंगे कि हमें बजट कितना लगेगा, हमारे पास स्टाफ कितना होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल बनाने के लिए या एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगले फेज पे चलते हैं। नेक्स्ट फेज है फिजिबिलिटी स्टडी फेज। फिजिबिलिटी स्टडी फेज क्या होता है, इट इज एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग वेरियस डायमेंशन टू डिटरमाइन द वायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ डेवलपिंग अ प्रपोज सिस्टम, ठीक है। कोई भी आपने सिस्टम प्रपोज किया कि आप लोगों ने ये वाला सिस्टम मार्केट में लेके आना है, ये वाला प्रोडक्ट जो भी हम बात कर रहे थे वैसी चीजें ये आपने लेके आनी है, तो उसमें कहता है कि उसमें ये डिटरमाइन करता है कि क्या चीज जो है उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसकी वायबिलिटी मतलब कि जो जो चीजें उसके लिए रिक्वायर है, उन सब चीज़ों का ना एनालिसिस किया जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से करनी है। जैसे आगे वो बोलता है फिजिबिलिटी स्टडीज द एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज सिस्टम। एनालिसिस और उसको इवेल्युएट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर इट इज टेक्निकली, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, लीगली और ऑपरेशनली फिजिबल, ठीक है, फिजिबल है, ठीक है, इस काबिल है कि वो टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, लीगली, ऑपरेशनली हर तरीके से हम उसको हैंडल कर सकें विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड टाइम, यानी जो एस्टिमेटेड है, जो हमने कॉस्ट और टाइम, यानी जो हमारा बजट है, जो हमारा टाइम है, उस टाइम के दिन विद इन दैट टाइम, विद इन दैट बजट हम उस चीज़ को लॉन्च कर लें, हम उस चीज़ को बना लें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे और हम इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे। डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज आर एक्सप्लेन एज फॉलो। नंबर 1 आ जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब वो क्या होती है? Technical feasibility assesses the practicality of implementing a proposed project from a technological standpoint. It involves evaluating whether the necessary technology, hardware, software, tools, and resources are available or can be developed to support the system. टेक्निकली में हम लोग चीज़ें देखेंगे कि क्या हमारे पास हम जो चीज़ बना रहे हैं उसके लिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई भी टूल्स या रिसोर्सेज जो हमें चाहिए टेक्निकली, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर नहीं है तो क्या हम उसको डेवलप कर सकते हैं, कैन बी डेवलप और नॉट टू सपोर्ट दैट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, जैसे कि उसने एग्जाम्पल दे दी यही वाली एग्जामिनेशन सिस्टम वाली, ठीक है। आगे चलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी कंसिडरेशन में हम क्या देखेंगे, कंसिडर क्या करेंगे कि द डेवलपिंग
sorry, the developing company will evaluate whether the existing infrastructure यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैन सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम, यानी जो हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट इन अ वे कि मतलब क्या वो हमारे मतलब कि क्या वो चलेंगे, ठीक है, क्या वो इस पे वर्क करेंगे, क्या हम उनसे काम ले सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होती है कि इट इवैल्यूएट्स दी financial viability of proposed system by comparing its cost and benefit, यानी इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक में क्या है मतलब फाइनेंशियली चीजें देखना, तो फाइनेंशियली हम चीजों को देखेंगे कि क्या हमारे पास जो कॉस्ट है, बजट है हमारा और हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या वो चीजें फुलफिल हो रही हैं, क्या हमारा फाइनेंशियली सिस्टम स्ट्रांग है, क्या ये फिजिबल है, क्या ये यानी क्या हमारे पास इतना बजट है, बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में यही देखेंगे कि हमारे पास बजट है, क्या वो हमें बेनिफिट देगा, ये दो चीजें। देन ऑपरेशनल में हम क्या देखेंगे, it assesses the extent to which a proposed system aligns with the organization's operational processes and goals, ठीक है, ये assess करेगा extent to which a proposed system, यानी extent किस हद तक जो है आपके ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी यानी कि ऑपरेशनल प्रोसेसेस हो गई, आपके जो गोल्स हैं फुलफिल हो रहे हैं, आपके गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, आपने जो ऑपरेशन करवाना था, जो भी मतलब ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई कैलकुलेशन करवानी है अपने मोबाइल फ़ोन, हम लोग ठीक है प्रोडक्ट को ले आते हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं, जो उसके ऑपरेशन हमने करवाने, जो उसके अंदर फीचर ऐड किए हैं, क्या वो वर्क करेंगे, वो किस हद तक किस एक्सटेंट तक वर्क करेंगे, बाद में एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक जाती है, एक टाइम आता है कि वो एक्सपायर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि किस एक्सटेंट तक वो चीज़ चलेगी। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल देखेंगे कि क्या वो लीगल है उस चीज़ को यूज़ करना या वो इलीगल है, यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो किसी को हार्म कर सके और जो लीगल ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो लीगल फिजिबिलिटी इवैल्यूएट्स वेदर अ प्रपोज्ड सिस्टम कंपाइल्स विद एप्लीकेबल लॉज, ठीक है, उसके अंदर जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं, रेगुलेशंस को फुलफिल कर रही है, स्टैंडर्ड सही है, तो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। देन हमारे पास आ जाती है स्केजुअल फिजिबिलिटी, यानी स्केजुअल फिजिबिलिटी असेसेस वेदर सिस्टम कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम हम लोगों ने रखा है कि इतने टाइम में जाके हमारा ये लॉन्च हो जाएगा, एक टाइम हमने दिया, ठीक है, इस टाइम में जाके हमारा ये लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो क्या वो उस टाइम तक लॉन्च हो जाएगा, इन सब क्वेश्चंस को हम अपने माइंड में रखेंगे, इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे, तो वो हमारा जाके कहीं मतलब इन मेथड्स को यूज़ करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट कहीं जाके लॉन्च होगा या प्रोजेक्ट, ठीक है, हो गया। तो आगे हमारा आ जाता है एनालिसिस फेज, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज द प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइंस द एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स, ऑफन दिस इज डन विद द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट focus group which provide an explanation of their needs and what their expectation are for the new system and how it will improve. So basically होता क्या है कि एनालिसिस बेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ एनालाइज करेंगे। एनालाइज होता है मतलब कि उसको ऑब्जर्व करना, उसको चेक करना कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो प्रोजेक्ट टीम है वो एनालिसिस फेस में क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है एंड यूजर के रिक्वायरमेंट। एंड यूजर इज नथिंग बट नॉर्मल यूजर, जो भी यूजर होगा, किसी प्रोग्राम का यूजर है या जो भी चीज हम डेवलप करें उसका जो यूजर होगा, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चीज चाहिए, तो वो किस तरह से उसको चेक किया जाता है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्लाइंट फोकस ग्रुप को देखते हैं। क्लाइंट फोकस ग्रुप जो है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर देयर नीड्स, बेसिकली उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके से सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं, वो कैसे कैसे फीचर्स चाहते हैं। तो जिस तरीके से वो चीज़ें को चाहते हैं, हम उस तरीके से जो प्रोजेक्ट टीम होती है उस तरह के फीचर्स को लॉन्च करती है। उस तरह के फीचर्स अपनी प्रोग्राम में या जो भी चीज़ वो अपनी क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, उसके अंदर वो वाले फीचर्स जो है वो वो कर देती है, इंसर्ट कर देती है। तो जब वो इंसर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ अगर यूज़र की एक्सपेक्टेशंस को, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, यानी प्रोजेक्ट टीम इस चीज़ को एनालाइज करती है वेदर जो हम चीज़ बना रहे हैं वो उनकी नीड्स, यानी क्लाइंट्स की या यूजर की नीड्स को या एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रही है कि नहीं। In this phase, the in charge of the project team must decide whether the project should go
go ahead with the available resources or not. इसमें ये भी चीज़ एनालाइज की जाती है कि जो हमारे पास मटेरियल और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, क्या हमारे प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल में उस चीज़ को कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब वो बन जाएगा, इन्वेंट हो जाएगा कि नहीं, इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। अदरवाइज क्या हमें न्यू चीज़ें लानी पड़ेंगी, न्यू रिसोर्सेज कहीं से लाने पड़ेंगे या इन्वेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना होता है एक प्रोग्राम या कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए। Analysis is also looking at the existing system to see what and how it is doing its job. यानी कि एनालिसिस में ये भी चीज़ आती है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो ऑलरेडी सिस्टम डेवलप है, फॉर एग्जांपल एक फ़ोन की बात कर लेते हैं। अब एक आईफोन की जो कंपनी है उन्होंने अपना न्यू फ़ोन बनाना है, ठीक है, यानी कि न्यू फ़ोन लाना, जैसे कि अभी आई गेस 15 चल रहा है, तो आईफोन 15 एंड देन जो भी उन्होंने नेक्स्ट लॉन्च करना है 16 लॉन्च करना है, तो वो देखेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सारे आईफोन है आज तक जितने भी आए हैं उन सब में कौन कौन से फीचर्स थे और अब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, यूजर हैं, उनको क्या रिक्वायर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको कैसे फीचर्स मजीद उसमें चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी न्यू फोन उन्होंने इन्वेंट करना है उसके अंदर न्यू फीचर्स को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इंजेक्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, यानी उसके अंदर वो न्यू फीचर्स लाएंगे ताकि और ज़्यादा लोग जो है हमारे न्यू मोबाइल फोन्स खरीदें। तो इस तरीके से इन चीज़ों का एनालाइज किया जाता है कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में, यानी जो एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ें सही चल रही हैं और क्या चीज़ों की कमी है, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग इट्स जॉब, कैसे वो चल रही हैं, उसमें फीचर्स क्या क्या हैं, कौन से फीचर्स जो हैं वो हमें रिक्वायर हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस फेज में एनालाइज की जाती हैं। आगे जाते द प्रोजेक्ट टीम आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द एनालिसिस के वक्त कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपने माइंड में रखने होते हैं प्रोजेक्ट टीम ने। नंबर 1 इज दैट कैन द प्रपोज सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम बी डेवलप्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और बजट। जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज और बजट में जो हमारा बजट है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उनके अंदर अंदर हमारा सॉफ्टवेयर या जो भी चीज़ हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। देन हमारे पास होता है विल दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं, इजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो क्या ये इम्प्रूव करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। यानी फॉर एग्जांपल अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है 70%, तो क्या इस चीज को इन्वेंट करने के बाद हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा, हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस तरह की चीजों को अपने माइंड में रखते हैं, इस चीज का एनालिसिस करते हैं, इस चीज को एनालाइज करते हैं इन दी एनालिसिस फेज। ओके, देन हमारे पास आ जाता है डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस्ड एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्या उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए, यानी उसको खत्म करके नया ले आए या हम न्यू ही अलग से बनाएं। तो ये सारी चीजों को माइंड में रखना होता है एनालिसिस फेज में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है द स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इस प्रोजेक्ट में एनालाइज किया जाता है डेवलपमेंट को, कैसे हम चीज़ों को डेवलप करेंगे। The project team will visit the college to study the existing system and will suggest a possible improvement। यानी इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल कॉलेज ऑलरेडी बने हुए हैं उन कॉलेज में जाके उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको एनालाइज किया जाएगा कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ के जो मटेरियल्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर्स, सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए कैसी है, सब कुछ चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, जो वहाँ पे एग्जामिनर्स हैं वो किस तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं अपने माइंड में ये लोग रखते हैं, जो प्रोजेक्ट टीम होती है ये अपने माइंड में रखती है और इन चीज़ों को एनालाइज करती है कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई कमी तो नहीं रहेगी। अगर कमी रह गई है तो अपना जो वो बनाएंगे सिस्टम, उसमें वो इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स को चेक करते हैं पहले की एग्जिस्टिंग सिस्टम को ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक होता है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा एनालिसिस फेज तक, ठीक है। बाकी जो हमारे पास आगे है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई थी, एक्चुअली मटेरियल कम था, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी, इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी अपडेट्स, हमारी साथ साथ वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।